स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सीनियर और कद्दावर लीडर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री, और इसके साथ ही ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। ओवर टू यू शरद सर। बहुत शुक्रिया, प्रशंसा। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, उसके संगठन गढ़े चलो के स्लोगन को, नारे को बहुत अच्छे से समझते हैं, बल्कि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने उनकी बल्लेबाजी बड़ी ज़बरदस्त होती है। और यही वजह है कि ज्वाइनिंग टोली के संयोजक के तौर पर उन्होंने देश में मध्य प्रदेश को एक ऐसे राज्य के तौर पर आगे खड़ा करने की कोशिश की है जिसने दल बदल, खासतौर से कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेताओं का एक रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड ऑल टाइम रिकॉर्ड है। शायद देश के राजनीतिक इतिहास में ये रिकॉर्ड इसके पहले हमने नहीं देखा है। वो क्षमता से भरे पूरे राजनेता हैं। चुनाव में जीत हार एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। बड़े बड़े दिग्गज राजनेता, चाहे इंदिरा गांधी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, या आप एक लंबी श्रृंखला नेताओं की देखें, तो हार और जीत से किसी भी नेता की क्षमता का मूल्यांकन कभी नहीं होता है, ना होगा। नरोत्तम मिश्रा जी को भी इस बार चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन राजनीति में सफलता हमेशा उनके साथ रही है। और वो एक ऐसे राजनेता हैं जो गलतफहमी में कभी नहीं रहे, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये उनका लोगो रहा है और अभी भी वो किसी गलतफहमी में नहीं है। और यही वजह है कि ग्वालियर में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अति आत्मविश्वास में नहीं रहना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ बहुत अनुकूल है लोकसभा चुनाव में, लेकिन हमें परिश्रम पर, रणनीति पर जोर देना है। और अपना उदाहरण उन्होंने दिया, जो बहुत बड़ी बात है, जो एक स्वीकार्यता का प्रतीक है और कार्यकर्ताओं को मन से जोड़ने की दिशा में उनका कदम था। उन्होंने एक तरह से ये बात बहुत हृदय से कहने की कोशिश की कि देखिए, शायद मैं भी अति आत्मविश्वास का शिकार हुआ, इसलिए अति आत्मविश्वास से बचें। ये कहने के लिए बहुत कलेजा लगता है कि आप सार्वजनिक मंच पर इस तरह की स्वीकारोक्ति करें और अपने मन को भी हल्का करें और साथ ही एक गंभीर संदेश भी दें। चलिए सीधे चलते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। जी डॉक्टर साहब, पहले लोकसभा चुनाव की बेला है। ज्वाइनिंग टोली के संयोजक के नाते आप जिस तरह से जो मध्य प्रदेश में कीर्तिमान बना रहे हैं, वो एक जबरदस्त कीर्तिमान है। और मुझे लगता है अभी आपकी झोली में पता नहीं क्या क्या है। आप एक ऐसे मैजिशियन, एक ऐसे जादूगर की तरह नजर आ रहे हैं कि जो अपनी झोली में डालेगा हाथ और निकाल के पता नहीं ऐसा क्या रख देगा सामने कि सब चमत्कृत हो जाएंगे। तो पहले तो मुझे यही बताइए कि ज्वाइनिंग टोली में अभी कौन कौन ज्वाइन करने वाले हैं और अभी क्या बेहद चौंकाने वाले नाम भी आपकी झोली में हैं? जी निश्चित रूप से शरद जी, एक तो मेरा उसमें ज्यादा भूमिका नहीं है। जी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आभा मंडल है और उनके जो काम है जी उसके कारण से भगदड़ के हालात बन गए जी पूरे के पूरे उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर। जी और एक कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जी वो चाहे दिल्ली का नेतृत्व हो और वो चाहे भोपाल का नेतृत्व हो, जी इनको संपट ही नहीं बन रहा है राजनीति का। जी कोई वो नहीं है, इसलिए लोगों का अपने नेतृत्व पर, कांग्रेस के लोगों का कांग्रेस के नेतृत्व से विश्वास उठ गया है। जी यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और बीडी शर्मा जी, जी इन्होंने काम की जिम्मेदारी दी। जी अब जो संगठन काम दे उसको करना, इतना सा सोचना है। जी जो कैप्टन काम दे, मिड ऑफ, मिड विकेट, स्लीपिंग, कीपर, बॉलिंग, बैटिंग, जहां लगा दे वहां करना अपना काम, इतना सा है। जी जी आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो शरद जी, लंबे समय से जी जो काम मिला डूब के करने की कोशिश करता हूं। ये सच है कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक जी लोग मध्य प्रदेश में ज्वाइन हुए जी और एक ही दिन में ज्वाइन करने का रिकॉर्ड हमने बनाया है। जी हमारे 6 अप्रैल के आंकड़े अगर आप देखोगे तो 47,179 बूथों पर ज्वाइनिंग हुई। जी जी जी
जी। ये 2,82,242 सदस्य इसमें ज्वाइन हुए एक दिन में, एक जी, समय में, जी, पूरे प्रदेश के अंदर, जी, जी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। जी, और 6 अप्रैल के पहले, मतलब 3 महीने पहले से मान लो आप, जी, तो वो 1,32,000 लोग थे। जी, अगर दोनों को अपन जोड़ लेंगे तो 4,14,000 लोग हो जाएंगे, जो हमने पिछले 3 महीने में अन्य दलों के, कांग्रेस के, प्रशासनिक पूर्व अधिकारी, पूर्व कर्मचारी, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, इनसे वगैरह वगैरह से जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए। बहुत बड़ा फिगर है डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा फिगर आप बता रहे हैं। बंसल न्यूज़ पर आप, मुझे लगता है कि पहली बार ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि 4 लाख के आसपास, बल्कि उससे कुछ अधिक ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, 4,14,000। 4,14,000, इसमें कार्यकर्ता भी शामिल हैं, पूर्व विधायक। ये अभी हमारे पास और आ रहे हैं छन के, ये पूरे 4,50,000 तक हो जाएंगे। अभी हमने कल के दोनों पूर्व विधायक अभी जोड़े नहीं है, जी, 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 जो कल ग्वालियर में शामिल हुए हैं, कुशवाहा जी और बघेल साहब, तो ये दोनों अभी इसमें शामिल नहीं है। और आने वाले कल में कितने होंगे वो भी शामिल नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपसे नुस्खा और तो नहीं शरद जी, ये पूछूंगा। अभियान 6 तारीख को समाप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, ये निरंतर चलता रहेगा। जी, जी, मैं आपसे नुस्खा नहीं पूछूंगा, लेकिन फिर भी ये जानना चाहूंगा, आप जितना अपनी सीमा मर्यादा के भीतर बताएं, कि ऐसा कौन सा आप मंत्र पढ़ते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, आपके बंगले पर बैठते हैं आके, और क्या कुछ हिप्नोटिज्म करते हैं क्या आप? कुछ सम्मोहन वगैरह है क्या आपके पास, कि आंखों में आंखें डालते हैं, अबरा डबरा जो मंत्र पढ़ा जाता है? जी, जी, आपसे ही सीखा है, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने काम के आधार बनाया। इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा, लड़ते हैं लेकिन हाथ में तलवार भी नहीं। डॉक्टर साहब, आपका जो अंदाज है, वो अंदाज मुझे इसी शेर की याद दिलाता है कि इतनी सादगी से आप ये बात कह जाते हैं, कर जाते हैं। ये बताइए कि 4,14,000 का फिगर तो अभी आप लेके बैठे हैं, अब इसमें से कितना, अगर इसको हम माने कि ये 4,14,000 का आपने, माफ कीजिएगा, दावा ही माने कि वोट भी क्रिएट कर लिया आपने, फिर इनके समर्थक भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो दल परिवर्तन है, ये वोट परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा क्या इस लोकसभा चुनाव में? 100% बनेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 वोट हर बूथ पे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है जी, उसमें ये सब सहायक होने वाले हैं। और इसीलिए हमने देश के अंदर पहला प्रांत मध्य प्रदेश है जहां बूथ पर अभियान चलाया हमने ज्वाइनिंग का। जी, भोपाल में तो चल ही रहा था, जिलों में और संभाग कमिश्नरी पर चल ही रहे थे, लेकिन हम इसको नीचे बूथ पर उतार के ले गए। जी, जी, और बूथ पर उतर भी गया। 47,000 बूथों पर हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, कुल बूथ हमारे मध्य प्रदेश में 64,000 के लगभग है। जी हाँ, उसमें से 47,179 बूथ पर यह कार्यक्रम हमारा विधिवत हुआ। सबकी हमारे पास रिकॉर्ड है, सबके नाम है, नंबर है और फोटोग्राफ। जी, 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 हर कार्यक्रम का फोटो है मौजूद। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं सर। लेकिन ना, राजनीतिक समीक्षक ये कहते हैं कि जब भी कोई मैच होता है तो एक टीम अगर उसमें बहुत ताकतवर हो और दूसरी टीम का दम निकला हुआ हो, तो मैच का क्या मतलब रहेगा सर? और लोकतंत्र के इस मैच में जो 2 टीमें मध्य प्रदेश की हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों की दमदारी ही इस लोकतंत्र के मैच को रोमांचक बनाती है। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह से अगर कांग्रेस का दम निकलता रहा या वो शामिल होती रही बीजेपी में, तो फिर इस लोकतंत्र के मैच का क्या होगा सर? क्या आप ही को बी टीम बनानी पड़ेगी अपनी? नहीं, परिस्थितियां किसी और को पैदा करेंगी। कांग्रेस में शरद जी, सच में कह रहा हूं जी, जब तक कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं, जब तक कोई भविष्य कांग्रेस का नहीं, और वहां राहुल गांधी जी है, तब तक भविष्य नहीं है कांग्रेस का। जी, पिछले 10 साल में लोकसभा में ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, जी, और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनेगा। जी, क्योंकि झूठ के सहारे या चरित्र हत्या के सहारे राजनीति नहीं होती। आप एक बता दो, एक सिर्फ, जी, जी, कि पिछले 6 महीने में इनका कोई एक नेता किसी मंडल स्तर पे गया हो, जी, एक सिंगल। जी, आप तो
इस पक्ष के भी नहीं हो, उस पक्ष नहीं हो, आप तो निष्पक्ष हो, जी आपको मिलेगा नहीं। हम बूथ की बात कर रहे हैं, ये जी। मंडल तक ही नहीं जा रहे हैं। जी। फिर कहेंगे ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी है। हम्म अरे कहीं जाते ही नहीं है, टीवी पर, ट्विटर पर, पेपर पर, फेसबुक पर पार्टियां चला रहे हैं। कौन चाहता नहीं है कि अच्छा विपक्ष हो, जी ताकतवर विपक्ष हो। लेकिन आप अगर अपनी लग्जरी लाइफ को नहीं छोड़ोगे और अपने अपने तक सीमित हो जाओगे, स्वयंभू नेता बन जाएंगे। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से बाहर जा रहे हैं कि अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, एक बता दो, एक कहीं पूरा लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों के 29 टिकट हो गए। आप बताइए मुझे, दिग्विजय सिंह जी किसी एक लोकसभा में गए हो पिछले 4 महीने में? एक में जी, ज्यादा नहीं कह रहा। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रोज 2-3 लोकसभा कवर कर रहे हैं। क्या हमारे प्रधानमंत्री पर डे लगभग मध्य प्रदेश में और देश में जा रहे हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी अभी होके गए जबलपुर वगैरह सब जगह पे, आप स्वयं देख रहे हैं जी। ये हालात बने हुए। आपको मैं नाम लेके बता रहा हूं कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह का आज एक भी राजनीतिक दल, माननीय शरद जी, सरकार बनाने को लड़ ही नहीं रहा है। आप 273 सीटें चाहिए लोकसभा के अंदर बहुमत के लिए जी। कांग्रेस को लड़ी 230 सीट पे रही है, सपा 37 सीट पे लड़ रही है जी, बसपा 37 सीट पे लड़ रही है, लालू जी 20 सीट पे लड़ रहे हैं, ममता जी 42 सीट पे लड़ रही है। कोई भी बहुमत के लिए नहीं लड़ रहा है। ये सब मोदी को हराने के नाम पर, मोदी के विरोध के नाम पर आज इकट्ठे हुए जी। एक तरफ मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा है, पूरे के पूरे ईडी गठबंधन पे कोई चेहरा ही नहीं है। और जिस दिन इनने चेहरा तय कर दिया उस दिन बर्तन भाड़े फट जाएंगे, पूरा गठबंधन टूट जाएगा। जी 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 जी। ये विपक्ष की स्थिति है। विपक्ष कमजोर क्यों नहीं होगा? ये खुद ही कमजोरी में लगे हुए जी। आप कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है या दृष्टि पत्र है या जो भी कह लो, आप किस तरह का दृष्टि पत्र है? क्या उसमें तुष्टीकरण की राजनीति आपको नहीं समझ में आ रही? पाकिस्तान से आतंकवाद पर बैठ के बात, आतंकवादियों से, संगीनों से बात होगी या बैठ के बात होगी? आप उनका 370 पर बयान देखो, सीएए पे देखो, ट्रिपल तलाक पे देखो। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, अब देश का मानस समझ गया है शरद जी कि अब इनके साथ में इस तरह का छलावा नहीं हो सकता और नहीं किया जा सकता। और इसलिए आप देखिएगा, माननीय मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार, तो 400 पार जाएगी, क्योंकि ये हताश और निराश है विपक्ष। पहले से ही हारी हुई मानसिकता से चुनाव लड़ रहा है जी। ये चुनाव क्या लड़ेंगे? तो डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि हारी हुई मानसिकता, ऐसा आपका दावा है? मैं इसको आरोप भी कहूं कि कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष बीजेपी के विरुद्ध एक तथाकथित पराजित मानसिकता के साथ युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या आप मान रहे हैं यही सबसे बड़ा आधार है 400 पार का, या आपको लगता है कि राम मंदिर और तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की, ये एक बड़ा फैक्टर कुल मिला जुला कर क्या इस बार आपका दावा है, जैसा बीजेपी प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं 400 पार, क्या इतिहास बनाने की कगार पर आप खड़े हैं? बिल्कुल, क्योंकि नेहरू जी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार हैट्रिक बनाएगी, केंद्र में बना सकती है अगर बनाती है तो। जी नहीं, हैट्रिक तो बनी रही है, उसमें तो कोई शंका है ही नहीं जी। अब चुनाव का प्रकार बदल गया है जी। मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लो, कौन जीतेगा इस पे चर्चा नहीं हो रही है जी। इस पे चर्चा हो रही है कितने से जीतेगा जी। ये 2 लाख से जीतेगा या 6 लाख से जीतेगा या 10 लाख से जीतेगा, चर्चा ये है जी। अच्छा, आप अपन भोपाल में है जी। दोनों जने, आप बताओ भोपाल के प्रत्याशी को आपने कुछ देखा, सुना, समझा? जी है जी। कहां पे वो? जी हाँ, जी हाँ। विदिशा पे चले जाओ आप, विदिशा पे बात दूसरे कैंडिडेट की हो ही नहीं रही, शिवराज जी की बात हो रही। होशंगाबाद पे चले जाओ। अब मैं तो लगे हुए भोपाल के सराउंडिंग की बात करता हूं, तो यहाँ तो चर्चा सिर्फ इतनी सी है। छिंदवाड़ा पर क्या कहेंगे? जीत हार की कोई चर्चा नहीं है जी। है छिंदवाड़ा पर क्या कहेंगे? छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीत जी। 100% भारतीय जनता पार्टी जीती है जी। 99 नहीं कह रहा, 100% राजगढ़ भारतीय जनता पार्टी जी। जीत रही है। आप राजगढ़ तो खैर वैसे ही जीत रहे, राजगढ़ कोई लड़ाई में नहीं है राजा साहब। दिग्विजय सिंह जी कहीं से कहीं तक नहीं है, दूर दूर तक जी। राजगढ़ हमारी
परंपरागत सीट है, वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध सीट है हमारी, और दिग्विजय सिंह जी भली बात ये बात समझते भी हैं। और इसलिए आप दिग्विजय सिंह जी के बयान देख लो थोड़े से, आप उनके बयान बता देंगे। मैं आपको थोड़ा सा 1-2 दिन पीछे ले जाता हूं जी कि 375 कैंडिडेट लड़ाओ यहां पे जी 375 कैंडिडेट लड़ाओगे तो बैलेट से चुनाव होगा जी बैलेट मतलब बैलेट की किताब छप के आएगी फिर जी किताब कैसे चुनाव रुक जाए इस पर पूरा फोकस दिग्विजय सिंह लड़ा रहे हैं कि साख बची रहे जी कि मैं अपने घर में ही हार गया, राधोगढ़ में ही हार गया, ये स्थिति ना हो जाए कहीं। जी उनके सारे के सारे बयान इस चुनाव के अंदर चुनाव लड़ने पे है ही नहीं। वो कह ही नहीं रहे मुझे वोट दो, वो कह रहे चुनाव रोक दो। कैसे रोकेगा वो तरीका बता रहे हैं लोगों को। मैं बोले फार्म भरवा, ट्वीट है आप कल का दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट, मेरे ख्याल से आपने या आपकी टीम में देख लिया होगा। अब उस ट्वीट का क्या अर्थ है, फिर बाद में कहेंगे कि कार्रवाई कैसे हो रही है, ईडी कैसे आ रही है। आप 375 फार्म भरवाएंगे या 400 फार्म भरवाएंगे, और 400 फार्म की मनी जमा करेंगे फिर आप, और मनी जमा करेंगे तो कितनी मनी हो जाएगी वो? जी जी वो तो 1 नंबर में ही होगी ना जमा। आप ट्वीट पे कह रहे हो जी, फिर शिकायत हो जाती है। मारे खुद इस तरह का रॉन्ग फॉल खेल रहे हैं जानबूझ के कि वो चर्चा में आ जाए। डॉक्टर साहब, लेकिन विपक्ष का एक ये भी आरोप है, विपक्ष का एक आरोप ये भी है, भाजपा को जिताने ही वाले हैं जी। विपक्ष का एक इस पर भी आपका मैं आप बहुत आपके उत्तर देने की शैली का मैं बड़ा कायल हूं, तो मैं इस पर जरूर आपका जवाब चाहूंगा। ये जो समूचा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्या बीजेपी के नेता वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं, उनके विरुद्ध ना आईटी है, ना ईडी है, ना कोई कार्रवाई होती है, क्या सारा जो तथाकथित बेईमानी का ठीकरा है वो विपक्षी नेताओं के ही सर फूटेगा? नहीं, जो गलत होंगे उनके सर फूटेगा। विपक्ष कहां से आ गया इसमें? जी, वो तो आम जन पे भी फूटता है। एजेंसी जांच करने जाती है, इसमें क्या बुराई है? जी, अगर आप सही है तो इस पे काहे को ठीकरा फोड़ने वाली बात क्यों करते हो? जो गलत है उसके पास जाती है जी, और जो गलत होता है वो जेल जाता है जी जी। तो आप मानते हैं कि जो गलत है उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई है, उन्हीं के खिलाफ एक्शन है, और ये विपक्ष का एक बेबुनियाद आरोप का ठीकरा है जो बीजेपी के सर फोड़ने की कोशिश करता है। नहीं, पाक साफ हो तो जांच एजेंसियों के सामने आना चाहिए ना, भगना क्यों चाहिए? जी जी, हम तो कभी नहीं भगे थे। कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था नोटिस भेजो, बैंड बजा के आऊंगा, ढोल बजा के आऊंगा जी। उस समय भी तो ये यही कर रहे थे ना जी। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अभी आपका वो वक्तव्य बहुत चर्चित रहा जिसमें आपने कहा कि अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। जेपी नड्डा जी ने भी ये बात कही, और संयोग से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही। बीजेपी की ये बहुत बड़ी शक्ति है। जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देखा 2023 के कि बड़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, और बीजेपी ने उसके बाद भी कहीं कोई कोताही नहीं बरती, कि बल्कि ये मान के ही चुनाव लड़ा कि शायद हम नहीं आ रहे हैं, और यही वजह है कि वो चुनाव में बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ सामने आई। आपने अपना उदाहरण भी दिया। क्या इस बार आप भी दतिया के चुनाव में आप पूरे मध्य प्रदेश में और देश में इतने व्यस्त हो गए कि चुनाव की कमान जिस तरह से संभाली जानी चाहिए थी, क्या कुछ कोताही हुई? थोड़ा उस पर भी रोशनी डालेंगे, और अति आत्मविश्वास लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इसको भी स्पष्ट करेंगे। मेरा जहां तक स्वयं का सवाल है ना, दतिया सीट का जी, तो अब 30 साल से विधायक था, 18 साल से मंत्री था जी, हार का स्वाद भूल सा गया था जी 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 जी, और ऐसा लगता था लोगों के बीच जाके भी, दतिया के विकास को देख के भी जी, कि ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं हारूंगा जी। ये जो अति आत्मविश्वास था ये मेरे लिए घातक हो गया जी जी जी, और मैं हार गया चुनाव, और वहां से हारा जहां से कभी नहीं हारा था जी, वो भी अति आत्मविश्वास का ही कारण था। इसलिए मैंने अपना उदाहरण ग्वालियर में दिया था जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा ही उदाहरण है। अहमद शाह अब्दाली जब भारत आए थे आक्रमण करने जी हाँ, तब मराठों की सेना ने, हमारे शिवा भाऊ जो थे जी सेनापति जी, वो लगातार जीतते चले जा रहे थे,
जब अंतिम चरण में आए तो वो उन्होंने अपने देखा कि अब तो लगभग जीत ही गए, आत्मविश्वास से भर गए, इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे कि हाथी के हौदे से उतर के नीचे घायल सैनिकों को देखने लगे और ऊपर हाथी पे हौदे पे सेनापति सैनिकों ने नहीं देखा तो सैनिक भाग खड़ा हुआ, बोले या तो मर गए या पकड़ लिए गए और जीती हुई बाजी हार गई। भारत का इतिहास ही अलग प्रकार का होता अगर अहमद शाह अब्दाली हार गया होता। ठीक कह रहे हैं, ये इतिहास कहता है। बिल्कुल अपन सही चलो मराठा सेना का छोड़ दीजिए, अपन ये सूजा, दारा, औरंगजेब 4 भाई थे ना। बिल्कुल जी, 4 भाई थे तो जो दारा और औरंगजेब का युद्ध हुआ था तो दारा भी ऐसे ही हारा था अति आत्मविश्वास में, जो बाद में औरंगजेब ने सिर काट के थाली में रख के शाहजहां के पास भेज दिया था। जी। तो इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अपने मुगल वंश से ये लोधी वंश के जो शासक हुए हैं, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी का जो युद्ध है वो भी अति आत्मविश्वास में हारा गया। तो ऐसे अकेले नरोत्तम के नहीं, इतिहास में बहुत उदाहरण है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, योगी जी ने भी कहा, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अति आत्मविश्वास घातक होता है और इसलिए पूरी एकाग्रता से मनसा वाचा कर्मणा डूब कर मोदी जी ने जैसा राष्ट्र को बनाने का संकल्प लिया है, हम सब भी इस राष्ट्र की आराधना में व्यस्त होकर के भारत को तीसरी विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में लग जाए, भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए चले जाएं। भारत माता के भाल को मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर उन्नत किया है, हम सब भी उसमें लग जाएं। डॉक्टर साहब, चुनावी जीत हार जैसा हमने कहा कि चाहे दिग्गज नेता हों, एक से एक दिग्गज नेता हैं, अगर हम हिस्ट्री देख लें जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, शिवराज जी भी शामिल हैं, अटल जी भी शामिल हैं, इंदिरा गांधी भी शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि चुनावी रण में कभी ना कभी किसी न किसी कारण से पराजय का सामना न करना पड़ा हो। लेकिन हर पराजय ऐसे दिग्गज नेताओं को, जिसमें मैं विनम्रता से आपको भी शामिल करूंगा, उन्हें और ज़्यादा मजबूत करती है और ज़्यादा समृद्ध करती है। उनके आसपास के लोगों की पहचान को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर उन्हें और ज़्यादा इनरिच करती है और ये चीज़ आपके साथ भी होगी। और शायद यही वजह है कि आज आप जिस मुहिम में जुड़े हैं वो मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो देश में अपनी तरह की पहली मुहिम है और ये मुहिम कौन जाने आगे जाकर संगठन में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को एक बहुत अहम मकाम पर स्थापित करे, राष्ट्रीय राजनीति में भी और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी। स्थापित तो आप हमेशा से ही हैं, इसलिए मैं अधिक और मजबूती से स्थापित करें इस शब्द का प्रयोग करूंगा, इसके लिए आपको शुभकामनाएं दूंगा। 1-2 प्रश्नों के साथ समाप्त करूंगा। राजनीति में हमने आपको कभी तनाव में नहीं देखा था जी, क्या हार में क्या जीत में चिंतित नहीं, भयभीत में, जीवन पथ पर हार में क्या जीत, बिल्कुल ठीक डॉक्टर नहीं जी, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही। और इसी तरह से है, उठकर गिरना, गिरकर उठना, ये क्रम है संसार का जी। और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। बिल्कुल सही है। एक और इसी मिजाज का शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल चलने वाला क्या गिरेगा साहब? गिरेगा तो वही जो युद्ध करता है, लड़ता है, संघर्ष करता है, सवारी करेगा। जी हाँ। आप ये बताइए मुझे कि इतना सब कुछ होते हुए आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, चेहरे की रौनक कायम रहती है। मैं समझता हूँ भीतर पीड़ा होती ही है, चाहे मैं हूँ या आप रहें, लेकिन आप उसका रास्ता कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मुस्कुराना इस युग का 2024 का सबसे कठिन काम है। मुस्कुराते हुए कटाक्ष करते रहना, प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करते रहना, कहां से इतना गोला बारूद लाते हैं भीतर आप? आपको देखकर जी, मैंने अभी कहा था ना कि उनके आ जाने से आ जाती है चेहरे पे रौनक जी, और वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। सर आप लाजवाब करते हैं। और अभी राहुल गांधी जी का फ्यूल जो है मध्य प्रदेश में शहडोल आए, उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया। शिवराज जी ने इस पर अपने अंदाज से बात कही। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा क्या कहेंगे, कैसे खत्म हुआ फ्यूल और रुकना पड़ा उन्हें, एक रात इंतजार करना पड़ा? जी, ये तो उनको सोचना चाहिए प्रदेश के नेतृत्व के ऊपर किस तरह से मैनेजमेंट किया और इतना कम फ्यूल लेके हेलीकॉप्टर चल कैसे गया, इतने बड़े जिसको जेट सुरक्षा मिली हो व्यक्ति को जी, बिना फ्यूल के हेलीकॉप्टर इतने कम फ्यूल में उड़ कैसे गया वो वहां से? जी, ये एक अलग विषय है।
पर जिस पार्टी के फ्यूल की जैसी स्थिति हो, उसके भविष्य की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं सर। जी 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 जी। कंक्लूड करूंगा, जिस तरह की परिस्थितियां हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, 29 का दावा तो आप बहुत मजबूती से कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा तो 100% जीत रहे हैं। राजगढ़ आपने कहा कि हमारी पारंपरिक सीट है, वहां कोई संकट ही नहीं है। किस तरह से तो इस बार पूरा 29 का 29 क्या सूपड़ा साफ करने का दावा है आपका मध्य प्रदेश में? आपको भी लग रहा होगा शरद जी, जी अधिकांश जगह कांग्रेस लड़ाई में है नहीं, और हम एक सीट से ही तो पीछे है ना। पिछली बार 28 थी, उसके पहले 27 थी, तो हम लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार 29 पूरी होंगी, इस बार एकदम साफ हो जाएगी कांग्रेस मध्य प्रदेश से। ये नहीं टिकने वाले लड़ाई में, आखिरी आखिरी तक आपको नक्शे से आउट मिलेंगे कई लोग। जी डॉक्टर साहब, आगे जिम्मेदारी की बात मैं इसलिए करूंगा, आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे कि जाहिर तौर पर आप जैसा नेता, काम तो आपके पास कभी कमी रही नहीं, और आप जैसे नेता हमेशा एक बहुत उपयोगी भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे हैं। आगे अगर कोई जिम्मेदारी मिले, ये पार्टी का निर्णय है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन चर्चा में नाम आपका बराबर बना है कि संगठन में मध्य प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण दायित्व तो मिल सकता है, हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कोई महत्वपूर्ण दायित्व मिले, तो जो भी मिलेगा स्वीकार करके बल्लेबाजी नरोत्तम जी की जारी रहेगी विराट कोहली वाले अंदाज में? नहीं, जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो भी बल्लेबाजी तो जारी रहेगी। जारी है, काम तो जी डूब के करते ही मिलूंगा मैं आपको। उसके लिए जिम्मेदारी की जरूरत है भी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर काम कर रहा हूं ना आपके सामने, बढ़िया लगा हुआ जी। मेहनत करने वाले को आराम नहीं मिल सकता और फालतू आदमी को कभी काम नहीं मिल सकता, मेरा ऐसा मानना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस शानदार बातचीत के लिए। आपसे बात करना हमेशा एक ऐसा लगता है कि फ्री स्टाइल बातचीत है, जिसमें कोई बनावट नहीं है, कोई छिपापन नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने की हैं। नरोत्तम जी का दावा है 29 की 29। उनका कहना है अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए, और कुछ ऐतिहासिक संदर्भों का वो उदाहरण देते हैं। अहमद शाह अब्दाली, जो भारतीय इतिहास में अगर उसमें जीत हासिल होती मराठा विजेताओं को, जो लगातार जीत हासिल कर रहे थे योद्धाओं को, तो भारत का इतिहास दूसरा इतिहास होता है। इसलिए वो अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह देते हैं। विनम्रता से कहते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, बल्लेबाजी मेरी जारी रहती है, ये पद या किसी जिम्मेदारी की मोहताज कभी नहीं रही है, मैं आगे चलता रहूँगा। और उनका कहना है कि कांग्रेस का तो खुद ही फ्यूल खत्म हो रहा है, इसलिए वो परेशानी में है। तो खास बातचीत में इतना ही।